हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। मैं एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमने फिजिक्स और इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन डाले थे, उसी प्रकार केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आप ये मान के चले, इन्हीं टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के पेपर में, जो कि होने वाला है अभी। तो आप ध्यान से इन टॉपिकों को देखें, और अगर आपका कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसको ढंग से रिवाइज मार लें। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अभी पिछले जो चैप्टर पेपर हुए हैं फिजिक्स का और इंग्लिश में, उसमें जो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग बताया उसी के हिसाब से पेपर आया है। तो आप इन क्वेश्चन को और पूरी वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। तो देखो, सबसे पहले बिना समय गंवाए हुए सबसे पहला है ठोस अवस्था, यानी हमें ठोस की परिभाषा को देखना है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ठोसों का वर्गीकरण हमें ज़रूर देख के जाना है, उसमें से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक आपको पढ़ के जाना है, इस टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना। और एकल कोष्टिका वाला जो टॉपिक है उसे हमें नहीं छोड़ना है। तो ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और भी अपने चलते हैं आगे। आप ये मान के चलो, मैंने जितने भी टॉपिक यानी पिछले 10 सालों के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों को सिलेक्ट कर लिया है। और आप ये मान के चलो कि ये टॉपिक आपने तैयार कर लिए, तो आपको इसी के अंदर से पूरा पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं अगला हमारा 5वें टॉपिक की ओर। तो देखो, अगला 5वां टॉपिक है हमारा संकुल क्षमता। आपको संकुल क्षमता वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। उसके बाद विलयन तथा विलयनों के प्रकार आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, इसको आपको नहीं छोड़ना है। अगला है हेनरी का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम, इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है। उसके बाद अगला है मोलरता। मोलरता को आपको नहीं छोड़ना है, मोलरता की परिभाषा वगैरह पढ़ के जानी है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे है मोललता। मोलरता और मोललता से ऐसा कभी नहीं हुआ कि बोर्ड में परीक्षा में प्रश्न ना आए। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड के फेवरेट टॉपिक हैं, तो आप इन टॉपिकों को जरूर ध्यान से आंख से निकालें। उसके बाद है मोल प्रभाव या मोल अंश, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये तीनों टॉपिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल प्रभाव या मोल अंश। उसके बाद आगे है राउल्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, तो राउल्ट के नियम को आप जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद है आदर्श तथा अनादर्श विलयन, यानी आदर्श तथा अनादर्श विलयन। देखो, आपने जो इसमें से जो टॉपिक मैंने बताए हैं, अगर आपको वो तैयार है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो टॉपिक तैयार नहीं है तो एग्जाम से पहले उन्हें जरूर तैयार कर ले। इससे आपको पता लग जाएगा कि भी वो कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है बट हमने नहीं पढ़े हैं। और जिन बच्चों ने वो इन्हें टॉपिक अगर तैयार, तो ये मान के चलो वो अच्छे खासे 56 नंबर के पेपर में से अच्छे खासे मार्क्स को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इन टॉपिकों को आप एक बार जरूर तैयार कर लें। उसके बाद अगला है आपका जो वो है परासरण तथा परासरण दाब। ठीक है, ये परासरण है, परासरण तथा परासरण दाब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद विद्युत चालकों के प्रकार, ये टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है, विद्युत चालकों के प्रकार। उसके बाद है विशिष्ट चालकत्व या मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ये आपको जरूर देख कर जाना है। उसके बाद है मोलर चालकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक? मोलर चालकता। कौन सा टॉपिक? मोलर चालकता, इसको आपको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, परासरण तथा परासरण दाब और मोलर चालकता या विशिष्ट चालकत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर देख कर जाने। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं आगे, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, कोलराउस का नियम, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उसके बाद है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को भी आपको याद करके जाना है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर जो पेपर आता है वो छोटे छोटे क्वेश्चनों से मिलकर बना होता है। तो हम तो क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार करते रहते हैं, लेकिन पेपर पूरे छोटे छोटे क्वेश्चनों से बनता है। 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, उसमें भी 1+1+1 ऐसे करके होते हैं। तो छोटे क्वेश्चनों पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप टॉपिकों के ऊपर विशेष पकड़ बनाए। इलेक्ट्रोड को आपको पढ़ के जाना है, और एक इलेक्ट्रोड विभव इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन मेरे हिसाब से पेपर में आ जानी चाहिए। उसके बाद ये 20 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल को आप जरूर पढ़ के जाएंगे, और इसके अंदर से विद्युत रासायनिक श्रेणी,
इस बार मैं विद्युत रासायनिक सेल की बजाय विद्युत रासायनिक श्रेणी के ऊपर जाऊंगा, तो आप इसको भी ध्यान से देखें। उसके बाद है सेल का विद्युत वाहक बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है सेल का विद्युत वाहक बल, ये आपने फिजिक्स के पेपर में भी पढ़ी हुई है, तो वही डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद है अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर या वेग से ऐसा कभी पेपर में नहीं हुआ, चाहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या खाली स्थान हो या छोटा क्वेश्चन हो, आपको पेपर में अभिक्रिया की दर या वेग से सवाल देखने को जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद है वेग नियम या दर व्यंजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेग नियम या दर व्यंजक, इसको भी आपको देख के जाना है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियों से एक सवाल पेपर में 100% आता है, तो आपको इसको भी देख के जाना है। उसके बाद है अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल की डेफिनेशन वगैरह आपको पढ़ के जाना है और इसका सूत्र जरूर देख के जाना है। उसके बाद है शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये भी आपको देख के जाना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसका एग्जाम्पल वगैरह। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब जो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इन सभी क्वेश्चनों को तो आपको देख के जाना ही जाना है। अभिक्रिया की कोटि तो आपको छोड़नी ही नहीं है, ये ध्यान रखें। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये भी आपको देखना है। उसके बाद है अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता से। उसके बाद है अधिशोषण, अधिशोषण वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस बार संभावना बन रही है कि आणविकता या अधिशोषण में से एक सवाल आना चाहिए। उसके बाद आगे अपने बात करते हैं अधिशोषण के प्रकार, ठीक है, आप अधिशोषण पढ़ रहे हैं तो उसके प्रकार को एक बार आप जरूर देखें। उत्प्रेरण किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उत्प्रेरण को आप जरूर पढ़ के जाएंगे। उसके बाद कोलॉइड, कोलाइड को भी आपको पढ़ के जाएंगे, अच्छा टॉपिक है। उसके बाद कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, ठीक है, तो कोलाइड टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, कोलाइड टॉपिक से पेपर में हर बार सवाल आता है, तो कोलाइड टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री के पेपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पेप्टीकरण, अगला टॉपिक है आपका पेप्टीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेप्टीकरण। उसके बाद अगला टॉपिक है अपोहन, अगला टॉपिक जो कौन सा है वो है अपोहन। उसके बाद है टिंडल प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है इस बार बोर्ड के पेपर में। उसके बाद है ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव या ब्राउनी गति में से आपको एक सवाल शायद मेरे हिसाब से आपको 100% देखने को मिलना चाहिए, टिंडल प्रभाव या ब्राउनी गति से। अगला है स्कंदन अथवा, ठीक है, उड़नन, इसमें से इंपॉर्टेंट है या तो स्कंदन या उड़नन, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो स्कंदन अथवा उड़नन। उसके बाद है हार्डी सुलजे का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 100% पेपर में आने की संभावना है हार्डी सुलजे का नियम, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं। उसके बाद है रक्षी कोलाइड, ठीक है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद है स्वर्ण संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण संख्या आपको जरूर पढ़ के जानी है इस चैप्टर से, हार्डी सुलजे का नियम और स्वर्ण संख्या आपको जरूर पढ़ के जानी है। उसके बाद है आपका नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं उनको आपको पूरा डिटेल से पढ़ के जाना है। और मेरे हिसाब से जो बड़े क्वेश्चन के अंदर आ सकता है वो है हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण। उसके बाद है ओस्टवॉल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, इन दोनों विधियों में से पेपर में शायद एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या तो हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण देखने को मिल जाए या ओस्टवॉल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। उसके बाद है समूह 16 के तत्व यानी ऑक्सीजन प्रभाव परिवार, तो समूह 16 के तत्व या ऑक्सीजन परिवार से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये अभी तक मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप ये मान के चलो इन्हीं टॉपिक में से पेपर आने वाला है, निश्चिंत रहो। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो देखो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि एक तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप बिना समय गवाए, ठीक है, नहीं आप वेट करेंगे कि भी वीडियो आएगी तो मैं बार बार आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे, मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 बनाया है। पार्ट 2 के लिए आपका सभी का कमेंट आना बहुत जरूरी है। मैं स्पेशल आपके लिए बच्चों के कहने पर स्पेशल केमिस्ट्री के वीडियो और मैं सारे सब्जेक्टों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आपका एक बार कमेंट जरूर आना चाहिए, और ठीक है, आपका पेपर बढ़िया होगा। आप इन टॉपिकों को जरूर देखें और कोई टॉपिक तैयार नहीं है उसको तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत।